हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन को पढ़ेंगे। अगर आप बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि जो एससीईआरटी का बुक है क्लास 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का, इसका जो है हर चैप्टर का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और क्या है कि तो हमने जो है कि इसी को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर के जो पहला चैप्टर है उसको 4 पार्ट में ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं समय की शुरुआत से। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेखन कला और शहरी जीवन। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो इसे भी हम लोग 2 पार्ट में पब्लिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी ये वीडियो पब्लिश हो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारा सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए हमारा। तो चैनल को शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। अपने जो सुझाव है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेखन कला और शहरी जीवन। शहरी जीवन की जो शुरुआत जो हुई थी वो मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात यूफ्रेट्स, फरात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूफ्रेट्स भी कहते हैं। और दजला, दजला का इंग्लिश नाम क्या है, टिग्रिस। तो इन नदियों के बीच का ये में स्थित ये प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली है और उसका साहित्य जो है भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में जो है 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फैला। और जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की जो भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच संबंधों को खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर ये जानेंगे कि लेखन की जो है सतत तो क्या करेंगे, यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर ये जानेंगे कि लेखन की जो है सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। तो अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरी के दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे एक, पहले मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ कि यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है ना। और इसी के हिसाब से इसको मेंशन किया गया। तो इसका जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहा जाता है, ये सुमेर कहा जाता है। दक्षिणी भाग हमेशा क्या होगा कि नीचे का एरिया होगा और ये ऊपर का। तो क्या होगी कि जो शहरीकृत दक्षिणी भाग था, मतलब वहाँ पे क्या था, अर्बनाइजेशन था, उसको क्या कहते हैं, सुमेर और अक्कद कहा जाता था। और 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फिर वही जगह पर क्या हो गया कि बेबीलोन जो है वहाँ का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया और उस दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लेकिन 1100 ईस्वी पूर्व से जब असीरियाओं ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया तो उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। और फिर क्या कि 2200 के बाद तो दक्षिण का क्षेत्र महत्वपूर्ण था, लेकिन 1100 ईस्वी पूर्व के बाद जब असीरियाइयों ने क्या किया कि उत्तर में अपना राज्य स्थापित किया तो उत्तर क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, असीरिया कहा जाने लगा। और उस प्रदेश की जो प्रथम ज्ञात भाषा थी सुमेरियन यानी सुमेरी थी। और धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास तक क्या हुआ कि जब अक्कदी भाषा के लोग यहाँ आ गए तो अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। और अक्कदी भाषा सिकंदर के समय जो था 336 से 323 ईस्वी पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। और 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ और ये भाषा जो है हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। और ये आज भी जो है इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया का जो नाम है वो क्या है, यूनानी शब्द के 2 शब्दों यानी मेसोस और पोटामोस से हुआ है। और इसका मतलब है कि नदी से मिलकर बना है ना। और मेसोस और पोटामोस दोनों का क्या है, नदी से मिलकर बना शब्द है। इसीलिए मेसोपोटामिया शब्द जो है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया में जो है पुरातात्विक खोजों की शुरुआत जो है 1840 के दशक में हुई थी। और वहाँ 1 या 2 स्थलों पर जैसे उरुक और मारी में
क्या है कि उत्खनन कार्य कई दशकों तक चला और भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई जो है परियोजना नहीं चली। और इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषण, कब्रों और औजारों, मुद्राओं की नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया जो था इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया है। उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है और उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक जो है बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है ना। तो किस शिमार का उल्लेख कहाँ है? बुक ऑफ जेनेसिस में। ये एक बार किसी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, शायद एनवीएस या केवीएस में, कि शिमार का उल्लेख कहाँ है? तो बुक ऑफ जेनेसिस में है। तो जिसका तात्पर्य है कि सुमेर जो है ईंटों से बने शहरों की भूमि से है और यूरोप के यात्री और विद्वजन जो है मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कमी नहीं आई और फाइनली क्या हुआ कि सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का जो है खर्चा उठाया और जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन जो फ्लड की कहानी का अंकन था। 1960 के दशक तक ये समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियां जो है अक्षरशः सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों की जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। तो बाइबल की कहानियों को जो अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य जो है वो गौण हो गया। और आगे सेक्शन में हम लोग किस बात पे चर्चा करेंगे कि इसमें अधिकांशतः इन परिवर्ती अध्ययनों पर चर्चा करेंगे, है ना, पर उसी पे आधारित है कि वहाँ पे क्या क्या मिला। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि बाइबल के अनुसार ये जो जल प्लावन या फ्लड जो था पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर के जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोहा नाम के एक मनुष्य को चुना। और नोहा ने क्या किया, एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े जो है वो सुरक्षित बच गए। ऐसे ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है और इस कहानी के मुख्य पात्र को जियोशूद्र या उत्नापिष्टिम भी कहा जाता था। तो नोहा का ही क्या है कि मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी इसी तरह के एक नोहा से मिलता जुलता कैरेक्टर की स्टोरी मिलती है। तो मुख्य पात्र का नाम क्या था? जियोशूद्र या उत्नापिष्टिम। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे, है ना, कि दक्षिणी भाग को ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे बेबीलोन, उरुक और उर ये है, ये दक्षिणी पार्ट है। इसी को पहले क्या कहा जाता था कि सुमेर कहा जाता था और ये उत्तर पार्ट है। इसी में 1100 ईस्वी में असीरिया ने जो है यहाँ पे जब अपना राज्य स्थापित किया था। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है और ये अरल सागर है, लाल सागर है, रेड सी है, भूमध्य सागर है, फारस की खाड़ी है, ये है अरब सागर और ये सिंधु नदी और इधर है हमारा प्यारा भारत, ये ईरान है और ये उत्तर का ही क्षेत्र है, ये सीरिया, लेबनान, ये सब असीरिया का जो पार्ट था उसी में आता है। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। तो इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं और साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है और यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच जो है खेती शुरू हो गई थी और उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है और यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती है और पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है और दक्षिणी भाग जो है एक रेगिस्तान है और यही वो स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ और इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी क्योंकि फरात और दजला, यूफ्रेट्स और टिग्रिस जो है नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी और जब इन नदियों में बाढ़ आ जाती थी अथवा इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता था तब ये उपजाऊ मिट्टी जो है वहाँ जमा हो जाती थी। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं
कि ये है, यहाँ पे देखिए, ये दजला नदी है ना, और ये फरात नदी है। और ये सब जा आके क्या करते थे, अपना नदी का गाद जो है यहाँ पे जमा करते थे, ये यहाँ पे जमा करते थे। और ये कृषि उत्पादकता का प्रदेश था, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि बहुत भारी मात्रा में जो है उर्वर मिट्टी जो थी, फर्टाइल जो थी, और यहाँ पे फर्टाइल मिट्टी यहाँ पे जमा हो जाती थी, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कृषि उत्पादन होता था। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जैसे यहाँ पे कहाँ पे, वर्षा सिंचित कृषि प्रदेश की दक्षिणी सीमा। तो ये जो रेड रेड में है, ये इसमें क्या था कि वर्षा से सिंचित होने वाली कृषि प्रदेश की जो है दक्षिणी सीमा थी। और ये जहाँ पे छोटे छोटे ये सब दिखा रहे हैं, ये सब क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे पर्वत है। यहाँ एक शहर दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रेड रेड है, जैसे ये नीनवे है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, नीनवे के बारे में। यहाँ पे एक लाइब्रेरी थी। ये मारी है, ये निमरूद है, ये अस्सुर एक नाम का जगह है, और बेबीलोन, तेल अबू सलाबिख, उरुक और ऊर, ये जो जितने भी रेड में हैं, ये सब क्षेत्र के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये सब सारे इम्पोर्टेंट एरिया का नाम है। तो यहाँ पे क्या है कि जो फरात नदी था, फरात नदी वो रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बँटकर बहने लगती है। और कभी-कभी तो क्या होता था कि इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है, और पुराने ज़माने में जो ये धाराएँ थी, वो सिंचाई की नहरों का काम देती थी। इससे आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ, मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य था, उसके बारे में जब चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है कि उसके सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती जो थी, सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी, और खेती के अलावा जो था भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं जो है मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी, और गर्मियों में खजूर के पेड़ जो है खूब फल देते थे, जो पिंड खजूर कहते हैं उसको। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करना चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था, और इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम जो है बारी बारी में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जो शहरी जीवन है उसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया के जो है प्राचीनतम नगरों का निर्माण जो है कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में ही शुरू हो गया था। कांसा तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है, और कांसे का इस्तेमाल का मतलब यह है कि ये जो धातुएं हैं ये दूर दूर से मंगाई जाती थी, और बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियां काटने आदि कामों के लिए भी धातु के औजारों की जो है आवश्यकता होती थी। और मेसोपोटामिया जो जो हथियार थे वो भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए जो भालों की नोक होती थी वो कांसे की बनी होती थी। तो यहाँ है कि शहरीकरण का जो महत्व है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि शहर और नगर जो है बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व जो है बढ़ जाता है, और इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं, और ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बे में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। विशेषता इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग जो है आत्मनिर्भर नहीं रहते, और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है, और उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता, और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए जो है आवश्यक रंगीन पत्थर वो कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है, तो वो व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाले का भी क्या था कि धातु, तांबा या रांगा लाने के लिए वो खुद बाहर नहीं जाता था, और साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती थी। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि श्रम विभाजन हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, और यही शहरी जीवन की विशेषता है। यानी कि कोई भी एक काम को करने के लिए एक आदमी जो है उस एक काम को कम्प्लीटली नहीं कर सकता है, उससे जो है दूसरे भिन्न भिन्न लोगों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसलिए क्या करता है, वो काम को विभाजित कर देता है, वो अपना जो है थोड़ा थोड़ा काम दूसरे को दे
देता है। तो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिए हैं, है ना? कि जैसे कोई बढ़ई अगर लकड़ी का कोई काम बना रहा है, तो वो क्या है कि अगर वो बना भी लिया, तो उसको वो खुद नहीं बेच सकता है, उसको बेचने के लिए दूसरे की मतलब ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसके जो बनाने के लिए जो मशीन की ज़रूरत है, वो उसको कहीं और से लेना पड़ता है। या फिर जो बढ़ई है, वो क्या करता है, अगर वो बढ़ई सामान बना भी लिया, बेच लिया, लेकिन लकड़ी क्या है, वो खुद जाके काट नहीं सकता है, ला नहीं सकता है, वो किसी और से उसको लेना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ कि ये श्रम विभाजन में आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे पढ़ते हैं कि इसके अलावा भी क्या है कि शहरी अर्थव्यवस्था में जो है एक सामाजिक संगठन का होना भी ज़रूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि ज़रूरी चीज़ें जो है भिन्न-भिन्न जगहों से आती हैं, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ जो है गाँव से आते हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल जो है बैठाना पड़ता है, जैसे कि मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसे प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरा क्या है उनका पालन करते हैं। इसके अलावा जो है शहरी अर्थव्यवस्था को अपनी हिसाब किताब जो है लिखित रूप में रखना होता है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है ना? ये किसके बारे में है? ये वारका शीर्ष के बारे में है ना? तो क्या है इसमें ख़ास कि 3000 साल ईस्वी पूर्व में उरुक नगर में एक स्त्री का ये सिर जो है सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। और इसकी आँखों और भौहों में क्रमशः जो है नीले लाजवर्द जो है लैपिस लाजुली तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर बिटुमिन की जड़ाई की गई होगी, है ना? जो इसका आँख और आईब्रो है जो उसमें गड्ढा बना है। तो इसमें गेस किया जाता है कि इसमें क्या है कि आँख की जगह पे जो नीला लाजवर्द है, लैपिस लाजुली, है ना? जो एक काइंड ऑफ पत्थर होता है तथा सफ़ेद सीपी, है ना? जो आँख को बनाने के लिए बहुत सारा कलर का ज़रूरत होता है, तो इसमें बताया गया है कि लैपिस लाजुली और बिटुमिन जो है, उससे क्या है कि इसका जो आँख का पुतली है, उसको बनाया गया होगा। और इस सिर के ऊपर एक खाँचा बना हुआ है, तो सिर के ऊपर क्या एक खाँचा टाइप का बना हुआ है, तो इसमें क्या गया कि जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया होगा। और यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है, क्योंकि इसकी मुख, ठोड़ी और गालों की जो है सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। और यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है, जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। तो ये जो हेड जो है इतना चर्चा में के हैं वारका शीर्ष, क्योंकि इसको लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में बनाया गया है। और इसकी ख़ास बात जो है आपने इसमें पढ़ा कि क्या-क्या ख़ास बातें हैं। तो इसमें से कुछ-कुछ को तो कल्पना किया गया है और कुछ चीज़ों का जो है एविडेंस भी मिला है कि ये पत्थर जो है कितना हार्ड पत्थर है और इसके नाक, ठोड़ी और गाल की बनावट जो है इसकी काफ़ी तारीफ़ की जाती है। तो शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी कि मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, उनके यहाँ जो है खनिज संसाधनों का अभाव था और दक्षिण के अधिकांश भागों में जो है औजार, मोहरे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार की पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिया, नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु भी वहां उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामिया लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा, कृषि जन उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। और इन देशों के पास जो है खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की जो है बहुत कम गुंजाइश थी। और इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान-प्रदान तभी संभव है जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो, जो विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की, जो शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा जो है क्या कुशल परिवहन व्यवस्था भी जो है क्या है शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो शहरी विकास के लिए क्या है कि शिल्प, व्यापार, सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भारवाही पशुओं को पीठ में रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना जो है काफ़ी कठिन था, क्योंकि उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा समय लगता था और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्चा आता था। शहरी अर्थव्यवस्था में इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती है। इसीलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जो है सर्वत्र जलमार्ग ही होता है और अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते थे, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता था। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता था।
पुरानी मेसोपोटामिया की जो नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं थी, वो छोटी बड़ी वस्तुओं के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे वो क्या है कि इसी चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब उसको पढ़ेंगे आगे तो इस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है ना, रुकिए दिखाते हैं कि ये जो था चिकनी मिट्टी की जो है पट्टिकाएं, लगभग कितना साल पुराना था, 3200, और प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई कितनी थी, 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम। और इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र थे, जैसे इसमें बैल का संकेत चित्र है ना, इसमें थोड़ा घर घर टाइप का लग रहा है, इसमें अनाज और मछली का है, और इसमें जो है नाव की है, और 1 2 3 करके संख्याएं लिखी हुई है। यहाँ पे किलाकर जो है अक्षर में भी कुछ संकेत लिखे हुए हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो लेखन कला का है विकास कैसे हुआ। तो क्या है कि सभी समाजों के पास जो है कि एक अपनी भाषा होती है, जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती है, और इसे मौखिक या शाब्दिक भावाव्यक्ति भी कहते हैं। लिखना जो है मौखिक भावाव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं, लेकिन जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेत या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई है वो लगभग 3200 ईस्वी पूर्व है, और उसमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई है, जहां बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली है, जो वहां के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की हो रही होंगी। तो स्पष्टता लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का जो है स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में जो है लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, और उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे, और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। तो यहाँ पे है कि एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों ओर किलाक्षरों में लिखी हुई थी, और यह गणितीय अभ्यास है। पट्टिका के अग्र भाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित है। आप देखेंगे कि अक्षर जो है मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। तो यहाँ पे चित्र देखिए, ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो है पट्टिका के दोनों तरफ ही किलाक्षरों में लिखा हुआ है। तो यहाँ है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, और लिपि जो है चिकनी मिट्टी को गीला करता था, फिर उसको गूंथ कर थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी के रूप में जो है रूप दे देता था, जिसे वो आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था, या फिर उसके बाद सरकंडे की तीली या तीखी नोक से वो उसकी नम चिकनी सतह पर किलाकार चिन्ह, जिसे कि यूनिफॉर्म कहते थे, उसको बना देता था। और जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थी, तो पक्की हो जाती थी, और ये मिट्टी के बर्तनों जैसा ही जो है मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे कि धातु ऊ के टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत या गैर जरूरी हो जाता, तो उस पट्टिका को क्या है जो फेंक दिया जाता था। और ऐसी पट्टिका जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। और इसी प्रकार जो है प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसीलिए मेसोपोटामिया के जो है खुदाई स्थलों पर जो है सैकड़ों पट्टिकाएं मिली है। लगभग 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है जो उसके वर्ण थे वो जो है किलाकार हो गए थे, और भाषा जो है सुमेरियन थी। तो सुमेरियन भाषा की लिपि कैसी थी, वर्ण जो है किलाकार थे। अब लेखन का इस्तेमाल जो है हिसाब किताब रखने के लिए नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने, और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। तो मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी सुमेरियन का स्थान जो है 24वीं ईस्वी पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया, और अक्कदी भाषा में जो है किलाकार लेखन का रिवाज जो है ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक, अर्थात 2000 ईस्वी से अधिक वर्षों तक चलता रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे लेखन प्रणाली के बारे में। तो इसमें क्या है कि जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ये, लेकिन अक्षर जो है वो सिलेबल्स होते थे, जैसे अंग्रेजी में पुट या ला या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने के पहले ही लिखना होता था।
और लेखन कार्य के लिए जो है कि एक बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी और इसके लिए लिखने का काम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था और इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना जो है एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। साक्षरता। अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया में के साक्षरता के बारे में। तो क्या था कि मेसोपोटामिया के जो बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे और ना केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये जो है कहीं अधिक पेचीदा थे। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो ये चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए जिसमें जहाँ अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसीलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी, जैसे जो है कि मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक जो है निवेदन करता है कि मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया। और सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है कि इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाएगा और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाए, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए और यहाँ तक कि ग्वालाओं के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेखन का प्रयोग। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के जो है एक प्राचीन शासक जो था एनमरकर के बारे में लिखे गए सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। इसमें क्या है कि मेसोपोटामिया के परंपरागत कथाओं के अनुसार जो है उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे क्या है अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। तो सुमेर के व्यापार की पहली घटनाओं को एनमरकर के साथ जोड़ा जाता है और उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन एनमरकर ने क्या किया, अपने शहर में एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था और इस काम के लिए उसने अपना जो है एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेज दिया। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया और रात में वो चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर जो है आगे बढ़ता गया। और रास्ते में आने वाले क्या है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहता और जब वो पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले जो है सूसा नगर के लोग ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया, मतलब वो इतना दूर था। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। तो जब ये दूत क्या हुआ अरट्टा के मुखिया के पास पहुंचा तो उसने क्या किया, अरट्टा के मुखिया से लाजबर्द और वहां से क्या किया, अरट्टा के मुखिया से लाजबर्द और चांदी नहीं ला पाया और उसने बारंबार जो है लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जो अरट्टा का मुखिया था उसने उस दूत को, जो एनमरकर का दूत है, उसको लाजबर्द और चांदी नहीं दिया था। तो क्या हुआ, इसके बावजूद कि वो अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन जो है देता रहा और अंत में दूत जो है इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाया और उसने एनमरकर के संदेशों को जो है घालमेल कर दिया। और तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। और उन दिनों मिट्टी पर जो है शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। तो आप किस कहानी से क्या समझे कि जो दूत था एनमरकर की तरफ से, यानी एनमरकर कहाँ का राजा था, उरुक का राजा था, तो वो अरट्टा के राजा के पास से लाजबर्द और सीपी लाने जा रहा था, है ना। लेकिन वो क्या हो रहा था कि जब वहाँ जाता था तो अपना जो मैसेज वो सही से नहीं दे पाता था, वो फिर से लौट के आता था। फिर जब वो नहीं देता था तो यहाँ क्या, उरुक के राजा धमकी और आश्वासन देते थे, उसको जाके वहाँ पे सुनाता था, फिर वो उधर से धमकी आश्वासन देता था या कुछ भी, मतलब इस तरह से उसने कई बार किया और अंत में वो क्या किया, एकदम से घालमेल कर गया, किसी का बात किसी और को सुनाने लगा। तो एनमरकर जो है परेशान हो गया, उसने एक उपाय सूझा। उसने क्या किया, अपने जो है मैसेज को क्या है चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उसमें उसने कुछ शब्द लिख दिए। और उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। और जब लिखी हुई पट्टिका लेकर दूत अरट्टा के शासक के हाथ में दी तो उसने उसकी जांच की और उच्चरित जो शब्द थी, कील यानी कि कीलाकार शब्द थे, उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। और जब उसने उस कीलाकार जो शब्द थे जो लिखे थे उसको देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई, मतलब वो गुस्सा हो गया और उसने जो है पट्टिका पर नजर गड़ाई रखी, है ना। और उसने क्या किया कि पट्टिका पर नजर एक तरह से गड़ा के रखा, मतलब उसको देखता ही रह गया। और इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है, लेकिन इससे क्या है कि यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया के विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही जो है व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। और यह काम हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य जो है सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है।
तो दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहर का शहरीकरण, मंदिर और राजा, इसके बारे में पढ़ेंगे कि 5000 ईस्वी पूर्व से जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। और इन बस्तियों में से कुछ ने जो है प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। और ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, और दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और शेष जो था वो शाही शहर थे। इनमें से पहली दो श्रेणियों के शहरों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। तो पहला क्या था कि बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने, जो उनके मूल स्थान का पता नहीं था, अपने गांव में से कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। और सबसे पहला ज्ञात मंदिर जो था एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। और मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे। जैसे जो उर जो थे वो चंद्र देवता, तथा इनन्ना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, उनका पूजा करता था, उनका निवास स्थान माना जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा था कि इनन्ना और जो था उसका जो निवास स्थान कहाँ था, तो ये उर होगा। ये मंदिर जो है ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। और कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि जो मंदिर भी थी वो किसी देवता का है घर ही होता था। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें जो है कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। और यही मंदिरों की जो है विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें जो है ऐसी नहीं होती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली ये सब लाते थे। और क्योंकि कुछ पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें जो है जमी हुई मिली है। और आराध्य देव जो है सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। और समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि यहीं से की जाती थी। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों के नियोक्ता, अन्न हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिया, मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया था। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी जो है वो इस व्यवस्था में विद्यमान थे। जमीन में जो है प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। और फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज्यादा पानी बहाता था और फसलों को डुबा देता था। कभी कभी ये धाराएं जो है अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत जो है वो सूखे ही रह जाते थे, जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है। मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे। और इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा जो है कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने आसपास की जलधारा से जो है इतना ज्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे और बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। और ये लोग क्या अपने हिस्से की सरनी में से गाद भी नहीं निकालते थे, जिससे क्या है बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसीलिए मेसोपोटामिया के जो तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार जो है झगड़े हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो मुखिया जो है लड़ाई जीतते थे। वो वे अपने साथियों पर अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे, तथा हारे हुए समूह में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपना चौकीदार या नौकर बना लेते थे। और इस प्रकार ये अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते। आज है तो कल चले जाते थे। लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू किया, और उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां जो है स्थगित हो गई। इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की जो है सुंदरता बढ़ती गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके, तथा मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर जो है प्रभावी तरीके से इसका संचालन कर सके। जैसा कि एनमरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती है कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर जो है उसकी पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास की एक ऐसे दौड़ की कल्पना कर सकते हैं, जिससे मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। और इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। तो यहाँ है कि उरुक, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, उससे क्या है कि हमें सशस्त्र वीरों और हताहत हुए शत्रुओं के चित्र भी मिलते हैं। और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि
3000 ईस्वी पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ था, तो उसके कारण जो है दर्जन छोटे-छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में जो है आबादी का विस्थापन भी हुआ था। उसका यह विस्तार शताब्दियों के बाद फले-फूले मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। और यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि जो उरुक नगर है कि उसकी रक्षा के लिए चारों ओर काफ़ी पहले से ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई और उरुक नगर जो है 4200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा। और उस दौरान जो क्या हुआ था कि 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास वो बढ़कर जो है 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप में शासकों का काम करना पड़ता था और कृषि कर भले ही ना देना पड़े, पर काम करना जो है अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था और सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली है जिनमें काम करने वाले लोगों के नाम के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की जो है मात्रा लिखी गई है। और एक अनुमान के अनुसार जो है इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक जो है प्रतिदिन 10 घंटे का काम किया था। तो शासक के हुक्म से जो था कि आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने, सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। और इसी की वजह से क्या है कि 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई और अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का भी प्रयोग होता था। और वास्तुविदों ने जो है ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु उपयोग लकड़ी नहीं मिलती थी। तो इस चैप्टर को हम लोग आज यहीं पे एंड करते हैं। ये पार्ट 1 है और जो इसका पार्ट 2 है वो जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो इसे पब्लिश करने में दिक्कत होती है, इसीलिए इसको 2 पार्टों में बनाया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।